चैप्टर की मैं जो प्रोसेस है थोड़ी सी अलग शुरू कर रहा हूँ। नॉर्मली अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ना जरूरी होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको मिस करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा, क्योंकि बीच में से ऑब्जेक्टिव देख रहे हो आप आ रहे हैं, तो अपन को कुछ बेसिक चीज छूट ना जाए, इसलिए हम चैप्टर पढ़ते हैं। तो वही बात है कि हाँ, इसमें क्यों बोला मैंने फिर चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, तो देखो इसमें एक जगह आया था, उसको अंशिका ने जो है वो ऑब्जर्व भी किया बाद में, पहले बता नहीं पाए थे वो, फिर बताया उसने कि जिप्सम जिप्सम देखो यहाँ पर आया हुआ है और उस पर ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था, आया था ना जिप्सम का, उस पे जिप्सम यहाँ आया था। और सादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम शामिल है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेश में वाष्पीकरण के फलस्वरूप हुआ है। तो वाष्पीकरण से बनने वाली खनिज है ये सारे, जिप्सम, पोटाश और नमक, सोडियम, ये सब वाष्पीकरण से बने हुए हैं। इसके कारण से यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, वो ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए चैप्टर बीच में से पढ़ना जरूरी हो जाता है ना। आप समझ रहे होंगे क्यों बोल रहा हूँ मैं, चैप्टर 5 का था ये बात। विनिर्माण उद्योग 6 में देख रहे हैं अपन। तो मार्केट में जाते हैं अपन, देखते हो बहुत सारा मार्केट भरा हुआ रहता है, बहुत सारी चीजें वहां पर रखी रहती हैं। तो बोल रहे हैं क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं, तो हाँ बिल्कुल जानते हैं। बहुत सारे उद्योग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करने की अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन। नहीं, आप दिखा। हाँ भैया। थैंक यू भैया। सो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु का निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लोहा अयस्क से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइड से निर्मित है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। ऋषि, इसमें से ऑब्जेक्टिव आना है ना। हाँ भैया, एक ऑब्जेक्टिव और 3 बस मार्क का एक क्वेश्चन। 3 मार्क का क्वेश्चन भी है, फिर तो मामला गड़बड़ है। औद्योगिकरण का युग 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव होता तो फिर अपन केवल ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते थे। ठीक है, भैया आपने औद्योगिकीकरण का युग का देखा अभी? मतलब आपने बोला औद्योगिकीकरण का युग। अच्छा औद्योगिकरण के युग का बोला, ये वाला था वो, ये इसके नीचे वाला, सॉरी, विनिर्माण उद्योग वाला ना, वो सेकंड लास्ट चैप्टर के कारण से हुआ ऐसा। सेकंड लास्ट चैप्टर दिमाग में था, सेकंड लास्ट चैप्टर देखना है मुझे, इसके कारण से। खैर दोनों लगभग सेम ही है, यहाँ 3 मार्क का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और एक ऑब्जेक्टिव है, तो वो है मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन आना है तो फिर तो पढ़ना पड़ेगा। द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधित उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत मेनली हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बात करेंगे। विनिर्माण का महत्व क्या है भाई साहब, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग जैसे मैंने बताया आपको, आज खिलौने का उदाहरण ले रहे थे अपन क्लास में, खिलौने पहले नहीं बनते थे, मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं थी, लकड़ी के झुनझुने बेचारे बच्चे खेलते थे। जब से चाइना के खिलौने मार्केट में आए हैं, तब से बच्चे जो है वो क्वाडकॉप्टर उड़ा रहे हैं, रिमोट वाली कार चला रहे हैं सस्ते में। पहले भारत में बनते थे लेकिन वो खिलौने महंगे होते थे, बहुत बड़े लोगों की पहुंच में थे केवल। चाइना ने भारत का इस चीज का उदाहरण फायदा उठाया। भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी खिलौनों की, खिलौने तो चलो ठीक ठीक ही बात है। अभी मैं बात करूं अपन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी बहुत पीछे हैं। नहीं ना, सबको दिख रहा है वो, चलो
सॉरी भैया, ठीक है, मुझे कोई पता नहीं दिक्कत था। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषता आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। मतलब रीढ़ शब्द एक और जगह आया था ना, खनिज में। कौन सा खनिज को रीढ़ समझते हैं अपन? उद्योग मतलब उद्योग की रीढ़ बोल सकते हो आप। कौन से खनिज को? भैया लोहा, लोह को। लोह खनिज। हाँ, लोह खनिज को उद्योगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। यहाँ पर एक और रीढ़ आ रहा है, अर्थव्यवस्था की, यानी विकास की रीढ़ समझा जाता है, आर्थिक विकास की रीढ़ समझा जाता है। विनिर्माण को, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन एक यही बनता है, मन से लिखने वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, बीच में आते हैं जो, जिसमें आप मन से लिख सकते हो। आर्थिक विनिर्माण को आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों समझा जाता है? 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ना? तो वो आपको मन से ही लिखना होगा, जाहिर सी बात है। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में भी रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। कृषि को तो आधुनिक बनाते ही हैं, साथ साथ द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो है रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। मतलब अगर बेरोजगारी दूर करना है, गरीबी दूर करना है, तो देश में उद्योगों का होना बहुत जरूरी है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय पेशे, ठीक है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसी के कारण से चलो, अब नहीं कर पाओगे बातें। थोड़ा जल्दी बोला हूँ, करूँ कभी कभार तो थोड़ा सा स्किप करा करो, बोल दिया करो, मैं जल्दी बोलता हूँ मैं। क्या हो गया पलक? कौन क्या पूछ रहा है? ठीक है, जाने दो। कुछ नहीं भैया। ठीक ठीक। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य। आज क्या हो रहा है? पढ़ाने के मूड से ही नहीं बैठे हो क्या? पढ़ने के मूड से ही नहीं बैठे हो क्या? चलो कंटिन्यू करते हैं। निर्मित वस्तुओं का, हाँ, तो यदि हम निर्मित जो वस्तुएं बनाते हैं भारत में, और वो अच्छी वस्तुएं होती हैं, विदेशों में बेचते हैं यदि हम, तो हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। विदेशी मुद्रा एक तरह से मुद्राओं के संतुलन में बहुत बहुत ज्यादा मेन रोल अदा करती है। अभी शायद मैंने आपके सामने उदाहरण भी लिया था भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, अभी परसों नरसों का वीडियो है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भारत ने आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है, और उसके कारण से उनके आईटी सेक्टर की जो मूल्यांकन करा उन्होंने, जो मूल्य आका, वो बहुत अच्छा खासी मात्रा में था। अच्छी खासी रकम है जिसका भारत की आईटी सेक्टर का मूल्य नापा। तो उन्होंने बोला हमें भी पाकिस्तान में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान में आईटी सेक्टर बढ़ेगा तो होगा क्या? विदेशी मुद्रा आएगी। विदेशी मुद्रा के पीछे ही पड़े रहते हैं ज्यादातर लोग, देखोगे आप। अभी पाकिस्तान ने वहां पर एक गलियारा शुरू किया था सिख धर्म से रिलेटेड। वो गलियारा शुरू करने के पीछे कारण था, वो वहां पर एक हमारे जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं, उनका गुरुद्वारा था। तो वहां पर सिख लोग जो है धार्मिक यात्रा करते थे, उनके लिए उन्होंने एक गलियारा बना के रखा। उसके लिए पाकिस्तान ने फीस तय कर रखी है, आपको 2,000 रुपये लगेंगे। लेकिन वो 2,000 रुपये काय में देना है आपको? आपको 2,000 रुपये है या $20 है, एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम रुपए में है या रुपए में नहीं लेते हैं वो। शायद $200 है या $20 है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तानियों से डॉलर में पैसे लेता है। क्यों डॉलर में लेना चाह रहा है? क्योंकि डॉलर आएंगे कम कंट्री के पास, तो उनकी जो एक खाई आ गई है डॉलर और पाकिस्तानी रुपए में, जो एक बहुत ज्यादा गैप आ गया है, वो अगर उन्हें डॉलर मिलेगा तो वो गैप कम किया जा सकता है। मतलब उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। मुझे नहीं पता कितना समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा, लेकिन इसको मैं सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूं। हर कंट्री क्यों अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना चाहता है? इसलिए बढ़ाना चाहता है क्योंकि पूरी कंट्रीज, अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूं, तो जो जैसे भारत का रुपया है, भारत के 1 रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले 75 रुपए है। $1 75 रुपए, अप्रोक्सीमेटली लगभग 75 रुपए का एक अमेरिकी डॉलर है अभी के केस में। मतलब देख रहे हो अंतर, अपना 1 रुपया उनका, अपने 75 रुपए उनका 1 रुपया, अपने रुपए की कीमत बढ़ गई ना। तो ज्यादातर कंट्रीज इन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, इतनी आसानी से मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी केवल मोटा माटी बता रहा हूँ।
मोटा माटी बात ये है कि जो ये रुपए और डॉलर का अंतर आ गया है, इस डॉलर और रुपए के अंतर को कम करने के लिए कोशिश करती हैं सरकारें, उनका जो विदेशी मुद्रा का भंडार हो वो बहुत ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हो, जिसके कारण से उनकी मुद्रा और जो विदेशी मुद्रा है उसमें थोड़ा सा फर्क पड़े। कैसे फर्क पड़ता है? हमारे देश में सारी चीजें तो होती नहीं है, हमको बाहर से खरीदना होती है। तो यदि मान लीजिए मुझे यूएस से कुछ चीजें इंपोर्ट करवाना है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम या मेडिकल आइटम, बहुत सारी चीजें यूएस से जो है मंगा रहे होते हैं। हम केवल कृषि आधारित चीजें ही आया अपने यहाँ से निर्यात करते हैं, आयात बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें करते हैं, गाड़ी के पार्ट्स हो गए वगैरह, एरोप्लेन हो गए, एरोप्लेन के पार्ट्स हो गए, सारी चीजें हम जो है वो आयात ही कर रहे होते हैं दूसरे कंट्रीज से। तो उसके लिए हमें जो है उनको कीमत देना होती है। अगर वो कीमत थोड़ा सा ध्यान देंगे यदि समझ में जाएगा, अगर वो कीमत रुपए में होगी तो हमें 75 रुपए के हिसाब से देना होंगे, बहुत ज्यादा रकम जाएगी हमारी। वही चीज हमको जो उनसे आयात करना है, वही चीज डॉलर में देंगे हम, तो हमें कुछ ना कुछ मुनाफा होगा। तो एक रीजन ये है। दूसरा रीजन वही कि मुद्रा में, अपनी मुद्रा में जो गैप आ गया है उसको कन्वर्ट करने के लिए और भी बहुत सारे रीजन होंगे, जो कोई कॉमर्स वाला व्यक्ति आपको बता सकता है। मैं नहीं हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड का, मुझे यही मालूम है। तो इनको कम करने के लिए जो है लोग बाग विदेशी मुद्रा भंडारण अपना बढ़ाते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उससे ये फायदे होते हैं हमको। पहली बात कृषि का आधुनिकीकरण होता है। दूसरा, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार मिलता है। तीसरा, देश में जो है बेरोजगारी और गरीबी दूर करना है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना पड़ेगी, विनिर्माण बढ़ाना पड़ेगा। चौथी बात, निर्मित वस्तुओं को बाहर बेचते हैं, निर्यात करते हैं तो विदेशी मुद्रा बढ़ती है। वे देश विकसित ही हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। तो ऐसा ज्यादातर देखा गया है कि दुनिया के जो भी अमीर देश हैं वो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग वहां पर ज्यादा हो रही है। इसीलिए बोला जाता है कि विनिर्माण देश के औद्योगिक विकास की, औद्योगिक नहीं, आर्थिक विकास की रीढ़ समझा जाता है। अगर आर्थिक विकास चाहिए तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अच्छी करना होगी। 3 नंबर में आ सकता है, आपको लिखना होगा, रटने की जरूरत नहीं है। आपको साधारण सा क्वेश्चन है जो आपको लिखना चाहिए। कृषि, एक जगह कहीं अगर कॉपी पेन लेके कोई बैठा हुआ है तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना। आर्थिक विनिर्माण को आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों समझा जाता है, ताकि कहीं ना कहीं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाया जा सके एग्जाम से पहले। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। उदाहरणार्थ, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया। एक उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है तथा इसके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। तो दोनों ही बातें, अगर उद्योगों को कृषि का सामान चाहिए तो कृषकों को भी ये सारी चीजें जरूरत पड़ने पर विनिर्माण इकाइयों की जरूरत चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए। मतलब दोनों ही, द्वितीयक और कृषि, एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं। एक्चुअली में आपने आर्थिक विकास में देखा, तीनों ही क्षेत्र एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं। अगर तीनों में से एक भी सपोर्ट करना बंद कर दे तो अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। तीनों ही चाहिए। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई। तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा तो मिला, साथ साथ जो मेहनत थी किसान की वो कम हो गई। के कारण से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कारण से मशीनें बनने लगी ना, काम आसान हो गया। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी व सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। आप खुद बताओ, आप खुद ही जानते हो। अब देखना, गुणवत्ता के बारे में क्यों बोलना चाह रहे हैं वाला पैराग्राफ। खिलौने का उदाहरण बहुत साधारण सा और बहुत सिंपल सा उदाहरण है। आपने देखा होगा, जो आपने छोटे बच्चे अपने इंडियन खिलौने देखे, तो इंडियन खिलौनों में क्या बनता है? या तो प्लास्टिक का वो झुंझुना होगा जो झूले पे लटका देते हैं, चाबी भरो और वो घूमने लगता है, वो वाला झुंझुना होगा। ये लकड़ी का वो टक 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 करने वाला होगा, या फिर बेचारे बच्चों को ऐसी गाड़ी दे देते हैं, लकड़ी पकड़ के चलो बेटा। यहाँ तक कि वॉकर भी अब बनने लगे हैं, वॉकर इंडिया में। पहले तो वॉकर भी नहीं बनते थे, हम लकड़ी वाले वो उससे चला रहे थे, हम अपग्रेड करने ही नहीं चाह रहे थे। हमारे वो खिलौने अमेरिका के इतने हैवी खिलौनों के सामने, इस वहां पर जो है वो सॉफ्ट गन आने लगी है। अमेरिकन गन है ही, चलती है वहां। तो हमारे इंडिया में भी नामो निशान नहीं है, इंडिया में बनी नहीं रही। आपके स्कूल में जो सॉफ्ट गन चला रहे हो आप, वो जाहिर सी बात है इंडिया में नहीं बनी, बनती नहीं है ही नहीं हमारे यहाँ इतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो यदि हमारे यहाँ के खिलौने, अच्छा ये देखना, हमारे यहाँ के खिलौने की खासियत क्या है? हमारे यहाँ की खिलौने की खासियत वही है, लकड़ी बहुत टफ मामला है, बच्चे खेलते हैं उससे, उससे बच्चे को नुकसान नहीं हो सकता। प्लास्टिक के हो सकता है खिलौने से छोटे छोटे पार्ट हो, बच्चा गटक जाए,
वो लकड़ी इतने बड़े खिलौने हैं कि उससे नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन ये चीज हमको उस लकड़ी वाले खिलौने की विशेषता दूसरे मार्केट को बताना पड़ेगी ना। हमारे उस खिलौने को और अच्छा बनाना पड़ेगा ना, समृद्ध बनाना पड़ेगा ना, डिजाइनिश बनाना, आकर्षक बनाना पड़ेगा ना, तब तो हम वो चाइना के प्लास्टिक के खिलौने की तुलना कर सकते हैं या उससे बराबरी कर सकते हैं। तो वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योग जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको प्रतिस्पर्धा में बने रखने के लिए अपनी गुणवत्ता सुधारना होगी, चाहे वो खाने से रिलेटेड कोई आइटम हो। उदाहरण के लिए रेडी टू ईट मीट, रेडी टू ईट मील, रेडी टू ईट मील में चाइना और अमेरिका ने इतना जबरदस्त काम किया है। आप देखो अब इंडिया में भी होने लगा है, खाने के मामले में इंडिया बहुत जल्दी कवर कर चुका है। अमेरिका में पिज्जा के स्लाइसेस जो है वो फ्रोजन आते हैं, फ्रीजर में डाले रखो, आप महीने में कभी भी आपको भूख लगी फ्रीजर से निकालो, माइक्रोवेव में रखो, 2 मिनट गर्म करो, खा लो जब भी भूख लगे। तो वो फ्रोजन आइटम वहां पर बहुत ज्यादा बिकने लगे थे, बिकने लगे थे नहीं, बिक रहे हैं बहुत पुराने जमाने से। चाइना जापान ने क्या किया, जो मैगी नूडल्स वगैरह आते थे, कप नूडल्स अगर आपने खाया होंगे कभी, तो वहां पर बहुत कॉमन है, यहाँ तक कि वहां की ट्रेन्स में गर्म पानी की टंकियां लगी हुई हैं। आपको अगर कभी भूख लग रही है, आप अपना रेडी टू ईट जो मैगी आती है, नूडल्स आते हैं फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर के, वो लेके चलो, जब भी भूख लगे ट्रेन में दौरान आप उसका पैकेट फाड़ो, गर्म पानी की टंकी ट्रेन में लगी हुई है, गर्म पानी उसमें डालो, खाना तैयार है, खाओ मस्त, रेडी टू ईट फूड। इंडिया में क्या है, आप ट्रेन में जाओगे तो हालांकि आपको हर स्टेशन पे समोसे वाले मिल जाएंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है। मेरे ही साथ कई बार ऐसा हुआ है, जब मैंने चने या ट्रेन में समोसे खाए, कुछ चीज खाई है, तो बाद में फूड पॉइजनिंग हुई है या वॉमिटिंग हुई है, तबीयत खराब हो जाती है। क्वालिटी हम उतनी नहीं दे पा रहे हैं वर्ल्ड क्लास। सोचो हमारे साथ ऐसा हो रहा है और विदेशी व्यक्ति आएगा, वो खाएगा वो चने या समोसे, तो उसका हाल क्या होने वाला है, उसकी तो हालत डाउन डाउन हो जाएगी ना। हम फिर वो दूसरी बार इंडिया में आने की सोचेगा एक बार आने से पहले कि भाई मैं आऊँ कि नहीं आऊँ, और आऊंगा तो वो लोकल बंदे से खरीदेगा नहीं, वो कंपनी वाला चीज खरीदेगा, भले ही महंगी चीज मिले उसको। तो हमको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगी। तो भारत हालांकि फूड में बहुत आगे बढ़ रहा है, अभी MTR के रेडी टू ईट फूड आने लगे हैं, डोसा मिक्स आने लगे हैं, इडली मिक्स आने लगे हैं, चटनी मिक्स आने लगी। मैंने एक बार गया मार्केट में, देखा वहां पर नारियल की चटनी मिक्स रखा हुआ, डायरेक्ट बस तपेले में थोड़ा सा पानी डालो, गर्म करो, चटनी बन जाएगी, आप मतलब नारियल की चटनी तैयार। तो अब धीरे धीरे रेडी टू ईट फूड जो है वो तैयार हो रहे हैं, भारत उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से, और विदेशों विदेशियों को बहुत पसंद आते हैं वो, क्योंकि उसमें टेस्ट होता है ना, वो लोग इतना ज्यादा फ्लेवर्स वाले मसाले नहीं खाते हैं, अपने मसाले वाले खाना रहता है, तो उनको बहुत पसंद आते हैं उस चीज को। तो वही कंपटीशन करने के लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ाना पड़ेगी। खाने में करा है, बाकी और चीजों में भी करना पड़ेगा, लाइटिंग में करना पड़ेगा, खिलौनों में करना पड़ेगा, धीरे धीरे कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हो सकता है आप में से भी कोई एक अन्य का मैन्युफैक्चर करने लगे कोई चीज। मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा स्कोप है भारत में अभी भी। पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। बोल रहे हैं जो GDP में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान है वो 27% में से केवल 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन और गैस विद्युत का ऊर्जा का योगदान है। तो 10% ये खनिज खनन और गैस विद्युत निभाता है, 17% केवल हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। बाकी खनन वगैरह, खनन गैस वगैरह बना रहे हैं तो वो भी विनिर्माण में तो वो भी आएगा, लेकिन वो 10% उनको अलग कर दिया जाता है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले 1 दशक में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रतिवर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिलिंग की स्थापना की गई है। तो भाई साहब इसका फुल फॉर्म आ सकता है NMCC, अगर कहीं नोट कर सको तो कर लेना। NMCC क्या है? NMCC जो है राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद क्या काम करेगी? सरकारी नीति और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों को अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से, मतलब ये उद्देश्य पूरा कर सके, कौन सा उद्देश्य? जिसमें हम अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो विकास है वो 9 से 10%, हम अपनी 12% की ग्रोथ प्राप्त कर लें। अभी कितनी है हमारी?
अभी जो है वो 7% की ग्रोथ से बढ़ रहे हैं हम, 7% की ग्रोथ से बढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे 12 बढ़ जाए, 12 हो जाए, मतलब जीडीपी में योगदान बढ़ जाए। उसके लिए हम लोगों ने एक परिषद का निर्माण किया हुआ है, एक बॉडी तैयार की हुई है। बॉडी मतलब एक तरह का ऑफिस तैयार किया हुआ है गवर्नमेंट, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, जिससे ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें विकास को बढ़ावा दे सके। औद्योगिक अवस्थिति, उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों में एक स्थान पाया जाता है लगभग असंभव, इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हो, जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध करवाया जाए। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है, किसी चीज को, किसी चीज का प्लांट लगाना है, तो आपको देखो काम करने वाले लोग भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए, बाजार भी चाहिए, ताकि वो बनाओ तो बेच भी तो सको, नहीं तो फैक्ट्री में पड़ा रहेगा। ये सारी चीज अगर आपको चाहिए है तो आपको ये सारी चीजें एक ही जगह पर मिलना मिलना मुश्किल हो जाता है ना। तो हम ज्यादातर ऐसी जगह पर लगते हैं जहाँ पर ये सारी चीजें उपलब्ध हो। कभी कभी उद्योग शहरों में उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते रहते हैं। नगर उद्योग को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्र द्वारा दी गई सुविधाओं को लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिन्हें समूहन बचत, एग्रोमेरेशन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है। जैसे अपने यहाँ भोपाल में गोविंदपुरा एरिया में, गोविंदपुरा में एरिया में देख रहे हो आप, बहुत सारी फैक्ट्रीज आ गई हैं। या फिर अगर बड़ी बात करो तो मंडीदीप में ल्यूपिन जैसी कंपनी आ गई है। ल्यूपिन जो है वो मेडिसिन बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है ना। भारत के एक बहुत जाने माने इन्वेस्टर हैं राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने ल्यूपिन में इन्वेस्ट करके रखा है। बहुत बड़ी कंपनी मंडीदीप में लगी हुई है। मंडीदीप में एक बड़ी कंपनी ल्यूपिन है जो मेडिसिन बनाती है। एक कोल से जुड़ी हुई, ग्रेफाइट छड़ों से जुड़ी हुई एक कंपनी है, वो ग्रेफाइट बनाती है, और ये बड़ी कंपनी है जो मंडीदीप में है। तो समूहन बचत, ये नगरों के आसपास ऐसे ऐसे एरिया बन जाते हैं जहाँ पर सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहती है, उनको समूहन बचत बोलते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, बैंकिंग सुविधा भी, मजदूर वगैरह सब चीजें मिल जाती हैं। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योग की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे हुए थे। उद्योग बाजार संबंध, निवेश, कच्चा माल तथा उसके घटक, उत्पादक घटक, भूमि, श्रम, पूंजी, उसके कारण से परिवहन, फिर उसके बाद कारखाना, तैयार माल, परिवहन, बाजार, बाजार से फिर पूंजी अर्जित करेंगे और पूंजी फिर से निवेश में लगाएंगे। एक तरह से ग्राफ दिया हुआ है। पहले बंदा निवेश करेगा, निवेश करेगा मतलब क्या क्या चीज इकट्ठा करेगा, कच्चा माल इकट्ठा करेगा और उसके घटक जो भी चीजें रहती हैं, उत्पादक घटक जो बनाएंगे उस चीज को, भूमि एक जहाँ पर प्लांट लगाएगा, श्रम चाहिए जो मजदूर काम करेंगे, पूंजी चाहिए जिससे वो बनाया जा सके, उद्यमी चाहिए जो कि उसको उसमें काम कर सके, उसकी प्रोसेस जान सके, उसके लिए काम कर सके, मजदूर तो चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए। मतलब अवसंरचना मतलब कि कैसे बन रहा है वो, कैसे बनाना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, उस पर जब बन जाएगा तो परिवहन करना पड़ेगा। परिवहन के बाद कारखाना जहाँ पर स्टोर किया जाएगा वो, है ना। कारखाना एक तरह से नहीं, ये नहीं, परिवहन मतलब कच्चा माल कहीं और से मिला मान लीजिए, उस कच्चे माल को परिवहन करके किसी फैक्ट्री में लाया जाएगा, उस फैक्ट्री में वो चीज इकट्ठी की जाएगी कारखाने में, और कारखाने में जब वो बन जाएगी तो उसको तैयार माल को कहाँ तैयार माल हो जाएगा, उत्पाद किया जाएगा, वो उत्पाद कहलाएगा। और उत्पाद को कहाँ, परिवहन के माध्यम से कहाँ भेजा जाएगा, परिवहन के माध्यम से बाजार में भेजा जाएगा। बाजार से बेचेंगे तो उनको आमदनी होगी, पूंजी अर्जित होगी, पैसे आएंगे, उस पैसे का यूज कहाँ करेंगे, वो वापस कच्चे माल को खरीदने में करेंगे। इस तरह से उद्योग और बाजार का संबंध चलता रहता है। एक वो हायरार्की चल जाती है, हायरार्की बन जाती है, एक सिस्टम बन जाता है। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादक लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करती है। जाहिर सी बात है, अगर एक उद्योग चलाना है तो गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है वो जरूरी है, साथ साथ उसको जो है वो बंदे काम करने के लिए मिल रहे हैं कि नहीं वो भी तो जरूरी है ना। आप देखो, एक वीडियो देख रहा था मैं हींग के ऊपर। हींग जानते हो सभी, हींग क्या होती है? हाँ।
हाँ देखो, हींग के बारे में उत्तर प्रदेश में ललन टॉप ने एक शो किया हुआ है, तो इसमें आपको पता चलेगा हींग कितने प्रकार की होती है। ये सामने सब हींग रखी हुई है। हमारे साइंस एडिटर आयुष शायद ज़्यादा बता पाएँ कि उसकी और वजह ये क्या हो सकती हींग है, जो है लेकिन इतनी वीडियो लंबी में चौड़ी, आपको चीज़ें दिख सकती हैं उनका। मतलब दूसरे देश से आ रही होती है हींग। ये सब हींग रखी हुई है इतनी ज्यादा, इसको बनाना होता है। तो अभी ये बताएंगे इसको। अब जब हींग बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा ये भी। हींग को वहां से कच्ची ही हींग आ रही है, उसको डब्बी में पैक करना है, तो फैक्ट्री की जरूरत है कि नहीं? ये फैक्ट्री है हींग की। इस हींग को यहाँ पर बनाया जाता है। अलग अलग तरह की आती है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहाँ कहाँ से आती है। अगर आपके मम्मी पापा अगर हींग खरीदते होंगे तो अभी पता चलेगा कि वहाँ अफगानिस्तान पे तालिबान शासन आ गया है ना, उसके कारण से हींग जो है वो महंगी हो गई, क्योंकि अफगान से बहुत सारी हींग आती थी। वो कैसी दिख रही है हींग? आप खाते होगे हींग, आप जानते होगे। हींग देखो इतनी सारी, और ये बहुत महंगी हींग है, लगभग 1000 1500 की होगी इतनी हींग। क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 80 रुपए तोला चल रही है, 80 या 100 रुपए तोला चल रही है हींग। बहुत महंगी है। देखो अंदर से केक जैसा दिख रहा है। वो बोलते हैं, और इसी वीडियो में बोलते हैं वो, कि इतनी ज्यादा तेज तीखी गंध है कि उनको आंख पे चश्मा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो झार उसकी आंखों में लग रही है ना। यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री के अंदर भी दिखाया कि कैसे उस पर काम कर रहे हैं, हींग कैसे बना रहे हैं। देखो ये एक बंदा जो है वो तोड़ रहा है हींग, ये तोड़ तोड़ के रख रहा है। और इसके आखिरी में वो भी है। मुझे पता नहीं ऐसी चीजें क्यों आती रहती हैं सामने यूट्यूब पर। ये अंदर काम चल रहा है पूरा। अच्छा, ये तो अंदर आ गए। ये देखो कमरे के अंदर पूरा काम चल रहा है उस पर। ये हींग बन रही है, देखो। ये जमीन पे बना रहे होंगे, जाहिर सी बात है। अब पता नहीं, पैरों का यूज ना कर रहे हो तो अच्छी बात है। इस हींग को बनाना पड़ता है, जो ओरिजिनल हींग रहती है ना, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। बंधानी हींग बोलते हैं ना, बांधनी या बंधानी हींग। तो उसको बनाना पड़ता है रियल उससे। वो कच्चा हींग था जो बाहर रखा हुआ था, उस हींग से बनाकर इस तरह से बांधानी हींग बनाई जाती है। उसको कम तेज किया जाता है एक तरह से। उसकी जो झार होता है ना, बहुत तीखा होता है उसकी महक। उसको कम करने के लिए बांधानी हींग बनाई जाती है। उसको पता नहीं, बताया वीडियो में, तरह तरह के तेल और चीजों से मिक्स करते हैं ताकि उसका तेजपन कम किया जा सके। और उसके तेजपन के हिसाब से अकॉर्डिंग ही वो मार्केट में बिकती है। तो कोई बोलेगा भैया हमारे तो 40 रुपए तोला में मिल गई। अलग अलग हींग होगी थी, अलग अलग तेज होती है। स्ट्रॉन्ग हींग अलग होती है, नॉर्मल हींग अलग अलग होती है। अफगानिस्तान से आती है। तो बोलना क्या चाह रहे हैं? बोलना ये चाह रहे हैं कि जब अफगानिस्तान से माल आ रहा है तो क्या लगता है, अफगानिस्तान से या तो एयरपोर्ट से आ रहे होंगे, एयर से आ रहे होंगे, तो दिल्ली के पास फैक्ट्री लगाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि दिल्ली में उतरेगा प्लेन। या अगर जहाज से आ रहे हैं तो किसी पोर्ट से आ रहे होंगे, पोर्ट के पास रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा। जहां से देश में आ रहा है वहीं पर लगाना जरूरी रहेगा। और वहां पर श्रमिक मौजूद है कि नहीं? अगर दिल्ली में लगा भी तो लोगे, लेकिन वो हींग को पीटने वाले या फिर उसको काम करने वाले श्रमिक भी तो चाहिए। तो और ऊपर से सरकार सपोर्ट कर रही है कि नहीं, नहीं तो हींग पर टैक्स लगा दिया उन्होंने। टैक्स लगा दिया तो महंगी बिकेगी, कोई खरीदेगा नहीं। बंदे का पैसा जो है उसने हींग में लगाया है, जो अफगान से खरीद के लाया है, उसका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हींग ज्यादा, पता नहीं कितना चलती है, ज्यादा दिनों तक चल पाती कि नहीं, खराब तो नहीं हो जाती है ना। तो सरकार की नीतियां बहुत हद तक काम करती हैं उस पर। उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, उत्पादन में वितरण की लागत, उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय, उस स्थान पर उत्पादन की लागत। तो ये आदर्श अवस्थिति है। ये सब चीजें जो है देखना पड़ती है अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है, अगर किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करना है। उत्पादन के वितरण की लागत, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना खर्चा आएगा। उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय, डिसीजन लेना पड़ेगा, उधर लगाएं कि नहीं लगाएं, सबसे बाद में लेना पड़ता है ये वाला। डिस्ट्रीब्यूशन की लागत कितनी आ रही है, उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत कितनी आ रही है, कच्चा माल लाने में कितना पैसा लग रहा है, उस स्थान पर उत्पादन की लागत, उत्पादन कितने कितने में किया जा रहा है, उन सबको देखकर फिर डिसीजन लिया जाता है भाई साहब वहां लगाएं फैक्ट्री कि नहीं लगाएं। उद्योगों का वर्गीकरण, तो ये फिर से एक बार इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। उद्योगों किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो पहला, कच्चे माल के आधार पर, कृषि आधारित, खनिज आधारित। दो 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 भाग में बांट सकते हैं कच्चे माल के आधार पर। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र। पटसन जानते हो क्या? बाकी चीज तो जानते होंगे।
पर्सन नहीं जानते होगे, मैं भी नहीं जानता, इंग्लिश में देखेंगे तो पता चल जाएगा। खनिज आधारित लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन और औजार, दो प्रकार के। पेट्रो रसायन मतलब पेट्रोकेमिकल, वही बायोफ्यूल जो रहता है वो पेट्रो भैया रसायन में आएगा। हाँ भैया वो पटसन वो जूट निकलता है, वो पौधा रहता हाँ है एक प्रकार का। सही बोल रहे हो, पटसन से जूट निकलता है, बिल्कुल सही बोले। पटसन पौधे का नाम है जिससे जूट बनता है। मुझे भी याद आ गया था जैसे तेरा माइक ऑन हुआ और मुझे याद आ गया, पटसन से जूट बनता है ना, बिल्कुल सही बोला। ये देखो जूट, तो वो कृषि आधारित पे आएगा। तो कच्चे माल के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, कृषि आधारित और खनिज आधारित। प्रमुख भूमिका के आधार पर दो भागों में फिर से, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग किसको बोलेंगे? जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। इनके निर्माण से दूसरे लोग डिपेंड करते हैं। लोहे का इस्पात बनाओगे तो वो बनेंगी, बिल्डिंग बनेंगी, ब्रिजेस बनेंगे, दूसरे लोग, दूसरा चीज डिपेंड हो रही है कि नहीं लोहे इस्पात इस्पात पर, बर्तन बनाना पड़ेंगे स्टील के, जो भी है। तांबा प्रगलन, तांबा पिघलेगा ही नहीं, तांबा निकालेंगे ही नहीं, तो फिर तांबे की वस्तुएं कैसे बनेगी? बर्तन उद्योग सत्यानाश हो जाएगा। एल्यूमिनियम, तो ये आधारभूत उद्योग है, इनका यूज दूसरे उद्योगों में किया जाता है। उसके बाद उपभोक्ता उद्योग, जो उद्योग उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु तो काम करते हैं, जैसे चीनी उद्योग, तंत्र मंजन उद्योग, कागज, पंखे, सिलाई, डायरेक्ट उपभोक्ताओं तक बने, उपभोक्ता को जा रहे हैं, तो वो उपभोक्ता उद्योग कहलाएंगे। तो भूमिका का आधार पर फिर से दो भाग के, इसको मत लिखना, मैं आपको ये तो लिखवा दूंगा। एक पूंजी के निवेश के आधार पर एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतम स्वीकार, वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार है। तो क्या हुआ? लघु उद्योग दीर्घ उद्योग नहीं है क्या? केवल लघु उद्योग ही है बस। चलो ठीक है, लघु उद्योग में 1 करोड़ तक के निवेश कर सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगे हुए, जैसे कि गवर्नमेंट, BHEL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। सेल बहुत फेमस है। BHEL तो आप सभी जानते हो, भोपाल में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, पहले भी बात कर चुका हूँ मैं। निजी क्षेत्र के उसके उद्योग जिसका व्यक्ति तो मतलब ये बता रहे हैं स्वामित्व के आधार पर वो कंपनी किसकी है। सरकारी कंपनी है तो सार्वजनिक कंपनी कहलाएगी, निजी कंपनी है तो एक बंदे की है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग। उसके बाद संयुक्त उद्योग जैसे वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रकार से चले जाते हैं, मतलब स्टेट की भागीदारी है और साथ साथ किसी निजी बंदे का भी भागीदारी है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ साथ निजी लोगों की भागीदारी रहती है। सरकारी सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पानी पर आधारित उद्योग। तो सहकारी उद्योग किसको बोलेंगे? जिसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। या तो कच्चे माल जो बना रहा है उसके पास ही है पूरा मामला, या श्रमिकों के पास ही है, या फिर दोनों के पास है, उसको हम सहकारी उद्योग बोलेंगे। मतलब सहकारी मतलब कि एक तरह से दो लोगों के परस्पर संबंध से जो उद्योग है। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। तो महाराष्ट्र में जो चीनी बनती है तो चीनी गन्ना किसान उत्पादित कर रहा है, हो सकता हो किसान उत्पादित करके वहीं पर जो है वो गुड़ बना रहा हो, और बनाते हैं। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा गुड़ बनता है, नासिक के पास तो बहुत ज्यादा ही है, मैंने देखा है वहां पर बनते हुए। तो वहां पर जो है वो गुड़ बनाया जा रहा है, तो वो सहकारी उद्योग आएगा। खुद ही कच्चा माल बना रहे हैं, खुद ही उत्पादित कर रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं। या फिर अगर मैं कच्चा माल बना रहा हूँ और किसी दूसरे बंदे को दे रहा हूँ बनाने के लिए गुड़, तो वो चीज जो है वो भी सहकारी में आएगा, दोनों प्रॉफिट बांट लेंगे आधा आधा। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा के आधार पर भारी उद्योग जैसे लोहा या इस्पात उद्योग, हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे जैसे विद्युतीय उद्योग जो इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करते हैं ना उस पे। चलो एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, 15 मिनट का वीडियो फिर से बन जाएगा एक, ताकि बोर तो नहीं हो रहे होगे आई होप। एक बार फिर से ज्वाइन कर लो फटाफट, ताकि कंप्लीट करें टेस्ट। अभी नहीं होगा।